आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण से जूझते हुए इस समय हमारा देश एक कठिन मुकाम पर खड़ा है। सामुदायिक संक्रमण के मुहाने पर खड़े हैं हम, और इस देश के नागरिक होने के नाते हमें कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहली और ख़ास चीज़ है हमारी इंसानियत। इसे हमें नहीं भूलना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना है। इंसानियत को अपने भीतर यदि हम जिंदा रख पाए तो बाकी लड़ाई अपने आप आसान हो जाएगी। श्रोताओं, कोविड संक्रमित व्यक्तियों से भेदभाव की बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं। बीमारी से बचने के लिए दूरियां ज़रूरी हैं, मगर इस तरह साथ छोड़ देना या अपमानित करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ईश्वर न करे, लेकिन आज जहां संक्रमित व्यक्ति खड़ा है वहां आप भी हो सकते हैं। आपकी ज़रा सी मदद और सहानुभूति किसी को बीमारी से लड़ने का अदम्य हौसला दे सकती है। मुश्किल समय में अपनी मजबूती का हमें परिचय देना होगा, और ये समय है सीखी हुई हर शिक्षा को अमल में लाने का, न कि डर कर सब कुछ भूल जाने का। कितनी भी प्रतिष्ठा, कितनी भी धन दौलत हम हासिल कर लें, लेकिन इंसानियत अगर हमारे अंदर नहीं है तो ये सब मिट्टी है, धूल है। इससे मिलती जुलती एक कहानी अभी कल ही मैंने पढ़ी है, आइए आपको भी सुनाती हूँ। अफ्रीकी देश केन्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट हाबिल मताई फिनिशिंग लाइन से सिर्फ कुछ ही फीट दूर थे, लेकिन उसी समय वो भ्रम का शिकार हो गए और उन्होंने सोचा कि उन्होंने दौड़ पूरी कर ली है, यानी वो जीत गए हैं। निश्चित तौर पर उनकी स्पीड जो है वो कम हो गई, वो रुकने लगे। स्पेनिश खिलाड़ी उनके ठीक पीछे थे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चिल्लाकर हाबिल मताई को दौड़ पूरी करने के लिए कहा, लेकिन उसे स्पेनिश भाषा समझ में नहीं आई। तब स्पेनिश खिलाड़ी एवन ने उसे जीत की लाइन पर धकेल दिया और मताई ने दौड़ने की ये प्रतियोगिता जीत ली। जब प्रतियोगिता खत्म हो गई तो एक पत्रकार ने एवन से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। एवन ने जवाब दिया, मेरा सपना है कि किसी दिन हम सभी इंसान एक संयुक्त सामाजिक जीवन जी सकेंगे। ऐसे दिन का मैं सपना देख रहा हूँ। इस पर पत्रकार ने जोर दिया कि लेकिन आपने केन्या के खिलाड़ी को क्यों जीतने दिया। एवन ने कहा, मैंने उसे जीतने नहीं दिया, वो तो खुद जीतने वाला था। पत्रकार ने फिर कुरेदा, लेकिन आप भी तो जीत सकते थे। एवन ने पत्रकार को देखा और कहा, लेकिन मेरी उस जीत का क्या औचित्य रह जाता? क्या ये मेरा सम्मान होता कि अगर मेरे पास ऐसा मेडल होता तो उसे लेकर मैं गर्व महसूस कर पाता? और मेरी माँ मेरे इस कदम के बारे में क्या सोचती? मैं अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। ये जो नैतिक मूल्य एवन के अंदर था, उस समय प्रतियोगिता की एकदम आखिरी घड़ी पे भी उसने उस मूल्य का दामन नहीं छोड़ा। यही नैतिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। हमें आज सोचना है कि हम ये अपनी अगली पीढ़ी को दे पा रहे हैं या नहीं, अपने बच्चों का किरदार गढ़ पा रहे हैं कि नहीं। हमें सोचना है कि हम आज जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे कल हमसे वही सीख कर वो भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से अपने बच्चों को प्रशिक्षित कीजिए, उन्हें समय दीजिए, वरना उन्हें समय अपने हिसाब से ढाल लेगा। ये खेल भावना थी जो एवन ने दिखाई, और ये हर खिलाड़ी को सिखाई जाती है। मगर ये खेल भावना सिर्फ खिलाड़ियों के सीखने की चीज़ नहीं है, ये हम सब के सीखने की चीज़ है। खेल में ही नहीं, इसे जीवन में भी उतारना है। श्रोता साथियों, उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीखा गया जीवन कौशल कब काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन स्किल्स की आवश्यकता होती है ना, उन्हें सीखते रहना चाहिए, अपने कौशल में वृद्धि करते रहनी चाहिए, क्योंकि कौशल में यही वृद्धि आपकी जिजीविषा में वृद्धि करती है।
और ये जो गूढ़ बातें हैं ना, ये हमें हमेशा समझ में नहीं आती। ये तभी समझ में आती हैं जब आपत्ति काल होता है, विपत्ति काल होता है, जैसा इस समय है। इस कोरोना काल में ना जाने कब कब की सीखी हुई बातें हमारे जीवन को सहजता से चला रही हैं और टॉनिक का काम कर रही हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम इतनी मुश्किल परिस्थितियों में सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं। ये आत्ममंथन का समय है और पूरा पिछला जीवन हमारे सामने खुला हुआ रखा है। ऐसा हम सब के साथ हो रहा होगा। यदि आप थोड़ा सा भी सोचते होंगे तो ये चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे। और ऐसी ही चीज़ें महसूस की हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के ज़िला संगठक और माधव महाविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज अवस्थी ने। हमने जब उनसे बात की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खुलकर आई। आइए ये बातचीत आपको सुनवाते हैं और सुनकर आप भी अपने अतीत में झांकने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं मनोज अवस्थी से की गई ये बातचीत। मनोज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। मनोज जी, आप प्राध्यापक हैं माधव कॉलेज में इतिहास विषय के। आजकल चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, महाविद्यालय बंद है, तो ऐसे में आपकी व्यस्तताएं क्या हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से, एक तो क्योंकि परीक्षाओं का सीजन था जिस समय ये लॉकडाउन हुआ मार्च से, तो लगभग सभी विद्यार्थी संपर्क करते रहे कब एग्जाम होंगे, कब क्या होगा। कुछ क्लासेस की तो एग्जाम शुरू ही नहीं हुई थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के एग्जाम चल रहे थे। तो उनसे उस समय पहले तो चर्चाएं सिर्फ फोन पे होती नहीं, क्योंकि तकनीक में उतने ज्यादा एक्सपर्ट थे नहीं हम। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनसे पढ़ाई से संपर्क करते रहे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कुछ लेक्चर तैयार करके हमने ऐसे जो जनरल टॉपिक थे उन पर चर्चा हो सके वो उसमें हमने बच्चों को बताई। तो इस तरह से ये रहा। ग्वालियर चूंकि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र रहा है, ग्वालियर और उसके आसपास का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, इतिहास है, इसको सहेजने समेटने में योगदान अभी तक किया आपने? हाँ, तो मैंने शोध कार्य किया है, एमफिल की जो डिग्री ली है उसमें मेरा काम गुजरी महल संग्रहालय में संग्रहित प्रतिमाओं पर था जी। तो वो इसी क्षेत्र की भी है और मध्य प्रदेश के और भी स्थानों की है जहाँ अपने को साल वंजिका जो मिलती है ये दिशा से प्राप्त है। तो उसकी काफी जानकारी ली। साथ में मैंने ग्वालियर क्षेत्र के इतिहास पर, राजनीतिक इतिहास पर भी काम किया है जो लगभग 500 से 1200 ईस्वी के बीच का रहा। 3 डायनेस्टी इसमें ग्वालियर में रही, कच्छप घाट और प्रतिहार और परिहार। तो सबसे ज्यादा कच्छप घाटों का रहा जो सातलोग मंदिर वगैरह में किले पर देखते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने किया अध्ययन की दृष्टि से। इसी के ऊपर कई बार रिसर्च पेपर पढ़े। देश भर में विभिन्न शोध संगोष्ठियों में जाने का अवसर मिलता है मुझे, तो उसमें इनको प्रेजेंटेशन किया, कई रिसर्च पेपर पब्लिश भी हुए। और साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको हर वर्ष 2 अवसर ऐसे आते हैं, एक विश्व पर्यटन दिवस और एक विश्व धरोहर दिवस। इससे हम स्पॉट पे ले जाके बच्चों को उस स्थल की जानकारी देते हैं या किसी विशेषज्ञ को बुला के उनसे चर्चा कराते हैं। तो उनकी कोई इच्छाएं हैं, कोई जानकारी लेना चाहें तो वो समय समय पर उनको उपलब्ध कराई जाए। जो इतिहास का पाठ्यक्रम है, चाहे वो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में हो या स्नातक और स्नातकोत्तर क्षेत्र में, इन स्तरों पर आपका पाठ्यक्रम में भी बहुत दखल रहा है। पाठ्यक्रम में आपके लिखे हुए पाठ जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। जब आप रचते हैं इन पाठों को तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं? इनको लिखते समय सबसे पहले ध्यान ये दिया जाता है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक लिखने का मुझे अवसर मिला और वो छोटी कक्षाएं थी, कक्षा 8, 9 और 10। तो इस स्तर पर बच्चों में इतिहास को लेके एक हुआ भी रहता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, उसमें सन और वो सारी चीजें। तो प्रयास ये रहा गया कि उसको किस तरीके से सरल बनाया जाए। तो बहुत कठिन शब्दावली का उपयोग नहीं किया, एक सरल उसमें तरीके से उनको बताया गया। मैं जब क्लास लेता हूँ तो मेरा ये विशेष रूप से एक फोकस रहता है इस विषय पे, खासतौर पर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनके लिए वो सब नया होता है। तो मैं इतिहास को फ्रेंडली पढ़ाता हूँ और एक यानी उसमें बीच में हंसी मजाक का माहौल भी रहता है, थोड़ी चुटकुलेबाजी भी, जिससे बोर नहीं हो बच्चे और बड़ी आसानी से उनकी जिज्ञासाओं को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो उससे जब वो जिज्ञासा जब तक बच्चों की नहीं आएंगी तो अपने को ये पता ही नहीं चलेगा हम जो दे रहे हैं वो उन तक पहुँच रहा है नहीं। तो इसलिए मुझे बच्चों की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिलता है और मेरे साथ हमेशा बच्चे जुड़े रहते हैं। सेमिनार्स वगैरह भी आयोजित करते हैं अपने कॉलेज में
या इतिहास से संबंधित मैं टूर्स भी छोटे छोटे ले जाता हूँ बच्चों को। तो मितावली, पड़ावली है, नरेसर है, बटेसर है, अपने पवाया है। तो ये ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो महाभारत कालीन की है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए, पहाड़गढ़ है, आपका ये मोहना के पास जो क्षेत्र है, तो ये प्राग ऐतिहासिक कालीन की है। अच्छा। हाँ, लगभग लाख वर्ष पुरानी संस्कृति है, 2-2.5 लाख वर्ष पुरानी। तो वो सारी की सारी लोगों की जिज्ञासा में आती कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि आमतौर पर हम चर्चा में सुनते हैं कि 5000 वर्ष पुराना इतिहास है। ऐसा नहीं है, भारत का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। लेकिन अब चूंकि जानकारी का अभाव है, लोग जानते नहीं है, तो फिर उनके लिए जिज्ञासाएं पैदा करो, फिर वो मालूम चलता है कि हाँ ये सब चीजें हैं, तो फिर उनको बताया जाता है। पढ़ के जितना हम नहीं जान पाते, देख करके ज्यादा सीख पाते हैं और उन पर भरोसा कर पाते हैं। जी 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 जी। बहुत छोटा उदाहरण दूं, ग्वालियर का आपने भी देखा हुआ है, हृदय स्थल जिसको हम कहते हैं महाराज बाड़ा। तो वहाँ 7 देशों की वास्तुशिल्प है। तत्कालीन जो सिंधिया महाराज थे, उन्होंने उसको एक परिकल्पना उनके ध्यान में थी कि इस तरह का एक स्थान हो जहाँ अलग, तो उसमें आपको इंग्लैंड का भी मिलेगा, फ्रांस का भी मिलेगा, इस तरह से अरबी भी मिलेगा आपको। तो वो 7 अलग अलग, जिसमें दोनों स्टेट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जो विक्टोरिया मार्केट है वो है, गेट है, छापा खाना है, और जो टाउन हॉल है। तो इस तरह से मिला के वो अलग अलग, कोई पर्शियन शैली का है, कोई ब्रिटिश शैली का है, कोई फ्रेंच है। तो इस तरीके से वो सारी इमारतों को जब वहाँ दिखाते हैं तो उनके लिए एक अचंभा होता है, और वो फोटो वोटो लेने लगते हैं, जबकि वहाँ दिन भर कई बार जाते हैं लोग, लेकिन ध्यान नहीं जैसे। तो इस तरह की चीजों को फोकस करने का मेरा एक उद्देश्य है। और मैं YouTube चैनल के माध्यम से भी छोटे छोटे इस तरह के वीडियोस, अभी मैंने लॉकडाउन में शुरू किया है क्योंकि बंद है, तो जब मैं इस स्थान पे जाऊंगा तो वो आम पब्लिक के लिए भी उपलब्ध करूंगा। अभी हाल फिलहाल में एक दिन गया था, आरोन के पास एक गाँव है, वहाँ रामेश्वर महादेव का मंदिर है, जो लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का है, शैव मंदिर है। तो उसके बारे में मैंने YouTube पर कुछ जानकारी दी है, छोटी छोटी जानकारियां और देते रहेंगे। आप जो कि युवाओं के संपर्क में रहते हैं, तो युवाओं को इतिहास से जोड़ कर रखना चाहते हैं और उसके लिए नए नए तरीके ईजाद करते रहना चाहते हैं। इससे आपके अंदर जो एक युवा मन है वो भी फिर युवा बना रहता है। और इसकी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1994 में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आपको पुरस्कार भी मिल चुका है और वर्तमान में आप जिला समन्वयक हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना से किस तरह से आप जुड़े, कब से जुड़े हैं और इसके तहत आपकी क्या योजनाएं रहती हैं? मैं छात्र जीवन में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा। पहले मैं बड़ा अंतर्मुखी टाइप का विद्यार्थी था, और क्योंकि घर में भी तीसरे नंबर का हूँ, तो किसी पे बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, और अपना काम करना और चुपचाप निकल जाना। लेकिन मैं जब कॉलेज में आया, सेकंड ईयर का छात्र था, तो एक लड़का था, एक कृष्ण कुमार शर्मा करके, अब वो मुझे मिला नहीं उसके बाद। वो आखिरी गांव का लड़का था, वो बास्केटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो वो मुझे सबसे पहले कैंप में ले जाने की उसने शर्त रखी कि मैं तेरे साथ बिल्कुल पूरे टाइम रहूंगा और तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं 10 दिन के कैंप में गया था बरई, जो यहाँ ग्वालियर के पास ही स्थित है, यहाँ लगभग 15 किलोमीटर दूर बरई गांव में कैंप लगा था NSS का। बस वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं ये कहूंगा कि मैं आज जो कुछ हूँ, शायद उसकी जड़ में केवल NSS। सब कुछ बदल गया, सोच बदल गया। आमतौर पे जो युवाओं की स्थिति होती है, आप भी देखते हैं घरों में, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, ये सब चीजें हमारे साथ भी थी। लेकिन जब कैंप में गए और वहाँ का भोजन किया, तो आज ये स्थिति है कि मेरी मिसेज इस बात से संतुष्ट रहता है कि मुझे खाने पीने की कोई वो नहीं, जो बना दिया उसको खा लिया। किसी भी प्रकार का कोई मांग है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो 10 दिन में खाया, सीखा, और वहाँ हम एक मंत्र पढ़ते थे, उसके लास्ट में कहते थे आज का भोजन बहुत अच्छा। और हमारे पिताजी भी कहते थे भोजन करने से पहले के तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण करें। तो वो कई बार ये कहते थे जैसे सब्जी में नमक नहीं, हम कहते पिताजी इसमें सब्जी में नमक नहीं है। बोले अरे भाई, जब ईश्वर ने खा दिया बिना नमक का, तो हम कौन होते हैं। तो इस तरह का जो दर्शन मुझे मिलता गया, घर से भी बाहर से भी, NSS के माध्यम से, तो उसका जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा, और मैं समझता हूँ आज काफी मैं खुश हूँ उससे। और जीवन पे जो ये प्रभाव आपके पड़ा, ये सारा प्रभाव जो है वो लॉकडाउन के दौरान काम आया। मनोज जी, बहुत काम आया। जितना हम आपको जानते हैं, लॉकडाउन के पहले से ही आपकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो बेड रेस्ट पर थी, और बहुत सारे काम आपके ऊपर आ गए थे।
तो लॉकडाउन लगने के बाद जो काम वाली सहायिकाएं होती हैं उनका आना बंद हो गया, बहुत सारे काम बढ़ गए होंगे आपके भी और आपकी पत्नी के भी, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज की? क्योंकि आमतौर पर पुरुष घर के कामों से थोड़ा अपने आप को अलग रखते हैं, ईगो का विषय बनाते हैं, उनके लिए एक हुआ होता है कि घर के काम क्यों हम करें। ये आप सही कह रही हैं। तो इसमें दो चीज है, फिर मैं कहूँगा कोई राष्ट्रीय सेवा योजना मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्रारंभिक दौर में हम जब घर में छोटे थे तो बड़े भाई साहब के साथ, बड़ी बहन के साथ हम काम अमूमन किया करते थे और हमारे यहाँ तरह का कल्चर था कि छोटे बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ये बात सही है, लॉकडाउन के लगभग 30 साल पहले से लेके लगभग आज से 30 साल पहले तक मैंने सारे काम छोड़ दिए थे। मैं कुछ भी नहीं करता था, मेरा हर एक काम मेरी मिसेज करती थी। जब से शादी हुई उससे पहले माता जी वगैरह करती थी, तो कुछ भी नहीं करता था। लेकिन लॉकडाउन में जब मैंने काम शुरू किया, पहले 2 दिन तो बड़े वैसा लगा कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, तो मिसेज पूरी तरह से बिस्तर पे थी और बाइयां वगैरह बंद हो गई जैसा आपने बताया। लेकिन धीरे धीरे वो जो एनएसएस की ट्रेनिंग थी, जो कैंप मैंने किए थे, तो मुझे लगा सारा काम बड़ा सरल है, केवल खाना बनाना मुझे बहुत कठिन लगता है और एक झाड़ू और पोछा करना। लेकिन मैंने तब किया, खाना भी कुछ पोहा हुआ बनाई मैंने, कुछ दिन काम चलाया, फिर मिसेज खाना बना दिया करती थी। तो बर्तन मांजने से लेके कपड़ा झाड़ू ये सब, आज भी मैं कपड़े खुद ही धोता हूँ पूरे घर के। और एक और आपको बताऊं कि मुझे जूता पॉलिश करना भी बहुत अच्छा लगता था। जब मैं छोटा था तो लगभग पूरे घर के जूते पॉलिश मैं करता था और बल्कि जो छोटे भाई के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो मैं उनके जूता पॉलिश कर देता हूँ। तो कई बार तो वो अधिकार के साथ ले आते, ताऊ जी जरा पॉलिश कर देना। तो ये मुझे बड़ा पसंद है, ये चीज जो आमतौर पर लोगों को पसंद नहीं होती। और टॉयलेट साफ करना, ये मैंने एनएसएस में सीखा। मैं पहले घर में देखता था तो पिताजी किया करते थे, तो मुझे लगता था ये क्यों कर रहे हैं, किसी नौकर से या उससे क्यों नहीं कराते। लेकिन जब मैं वो बड़ई कैंप में गया और वहाँ मैंने नालियां साफ की, वहाँ मैंने वो सारे काम किए, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है और हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं घर के टॉयलेट स्वयं साफ करता हूँ और मुझे अपने अलावा किसी के पसंद भी नहीं आती। ये अच्छी बात है, क्योंकि गंदगी यदि हम फैला रहे हैं तो हमारी गंदगी दूसरा कोई क्यों साफ करे। गांधी दर्शन छिपा हुआ है इसमें कि हमें अपने सारे काम खुद करने हैं, अपने स्वयं प्रॉब्लम भी होना चाहिए। बहुत पहले, मैं और थोड़ा पहले जाऊंगा, हमने एक फिल्म देखी थी राजा हरिश्चंद्र या कौन सी एक फिल्म थी, तो उसमें एक बहू को उसकी सास बड़ी परेशान करती है। तो वो भगवान से निवेदन करती है, क्या करती है, तो भगवान रातों रात ऐसा चमत्कार करते हैं कि उसके बर्तन कपड़े सब अपने आप हो जाते हैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो हमने भी वो फिल्म देख के दोनों ने तय किया कि माता जी बड़ी परेशान रहती हैं, तो वो बहुत लोगों का खाना पीना, गांव के लोग आते जाते थे, तो एक दिन वो थोड़ा आराम करने लगे, तो क्या बिना आवाज की रसोई में बर्तन मांज के रखा है। और जब बाद में मम्मी उठी तो उन्होंने कहा कि बर्तन कौन मांज गया, तो भाइया आती नहीं थी। तो हमने की भाई भगवान ने चमत्कार कर दिया, वो मांज गए। और फिर मैं जब एनएसएस में गया तो मैंने वहाँ अपने हाथ से अपनी थालियां वालियां मांगी और मैं रिपब्लिक डे परेड कैंप में नई दिल्ली भी गया। तो वहाँ मेरी थाली को देख के जो मेरे अधिकारी थे मुझे कहते, तू किस चीज से मांजता, तेरी थाली चमाचम रहती है और सब बच्चों की कचरी ताजी रहती है, कैसे करते हो। और उसी का ये है कि यहाँ जब मिसेज बीमार है तो मैं बर्तन मांजता था। धीरे धीरे जब इसको पता चला कि ये बर्तन मांज रहा है तो ये शर्मा सर में उठ के कि मेरी थाली नहीं मच जाए, कुछ हो जाए, तो ये भी आने लगी बीच में। मैं इससे पहले ये उठे उससे पहले मैं मांज देता था और फिर इसने ऐसा किया कि मैं उठूं उससे पहले ये मांज जाए। तो इतना कॉम्पिटिशन होता था कि कोई किसी को बर्तन को 2 महीने तक बाई नहीं आई। क्या बात है। तो और घर में एक भी बर्तन टकरा ऐसे नहीं रहता था कि सुबह एक भी बर्तन झूठा बचा हो। रात में खाना खाया, रात में ही बर्तन मांज के कर दी। अब बताओ कौन मांजे। हाँ, एक दूसरे के सहयोग की ये भावना यदि बनी रहे तो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के दौरान आपने योगाभ्यास और बाकी तमाम चीजें भी की, किस तरह का रूटीन रहता था? मेरा रूटीन, क्योंकि मैं शुरू से ही जब से मैं एनएसएस में रहा तो सुबह 5 बजे उठने का अभ्यास था हमारा, तो मैं घूमने वगैरह भी जाता था। लेकिन मेरा बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा लगभग 6-8 महीने घूमना फिरना तो बंद हो गया नवंबर से। अब इसी तरह फिर लॉकडाउन आ गया। जब मैंने शुरू करने का सोचा तो बड़ी समस्या थी, फिर मैंने यही छत पे शुरू किया, प्रारंभ किया। हमारी बड़ी छत है तो वहाँ मैंने, तो उसी समय सारे घर के बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई साहब के बेटे का बेटा जो है, जो नाती है हमारा, वो अभी 4-5 साल का है, उसे भी ऐसा चस्का लगा है मेरे संग, वो खूब
चक्कर लगाता है छत पे, और मेरे पे एक वो वॉच है, तो वो उसमें कदम नापता है, आपके कितने हुए? अच्छा 10,000 हो गए। फिर मालूम चली वो चक्कर काटने लगा, फिर वो मुझे बुला के ले जाएगा दिन में। तो ऐसे करके दिन भर में सुबह शाम दोनों टाइम एक तो रनिंग होती है छत पे, और योग व्यायाम चलता है, और खेलकूद होते ही है बच्चों के साथ, क्योंकि सभी लोग घर में ही है, बाहर कहीं जाना नहीं है। हमारा समय बड़ा आराम से कट रहा है, लगता ही नहीं है कि कुछ खाली समय है। हाँ, इसके अलावा आजकल जो स्थितियां हैं उसमें हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? एक यदि आप पुरुष हैं तो, एक स्त्री हैं तो, या एक युवा हैं तो? मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आप हैं वैसे आप दिखें, और जैसा आप अपने लिए अपेक्षा करते हैं वैसे समाज के प्रति आपका व्यवहार। अमूमन हम क्या है, दूसरे से अपेक्षा बहुत करते हैं और खुद कुछ नहीं करते हैं जी। और जब हम उस स्थिति पे अपने को खड़ा करके देखते हैं तो लगता है कि हम में कितनी कमियां हैं, और उसके बाद वो ये तय कर लेगा कि मैंने आज दिन भर में क्या अच्छा किया, किससे खुशी मिली और किससे किसी को कष्ट हुआ। तो धीरे धीरे करके हम वो काम करने लगेंगे जिससे लोगों को खुशी मिल रही है, हमें स्वयं को भी खुशी मिल रही है। तो शिकायतों का दौर अपने आप ही दूर हो जाएगा। दूसरा, अपेक्षाएं करने की स्थान पे हम स्वयं समर्पित भाव से काम करें, चाहे एक बेटे के रूप में हो, चाहे एक भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, या विद्यार्थी के रूप में हो। हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी जरूर निभानी और बड़े अनुशासन में निभानी चाहिए, जिससे क्या है, तमाम प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं जैसे ग्वालियर में भी अपने आसपास रोजाना कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसका मूल कारण क्या है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। हम दूसरे से तो अपेक्षा करते हैं, सरकार को गाली देंगे, प्रशासन को कोसेंगे, लेकिन हम कितना उसका पालन कर रहे हैं। मैं एक दिन नीचे सुन रहा था, मैं गाड़ी साफ कर रहा था, तो पड़ोस में बैठे हुए पड़ोसी की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब कोरोना लॉकडाउन लगा था उसके 15-20 दिन बाद, तो पड़ोस के लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों के घर से कोई नहीं निकलता, अवस्थी परिवार से, तो इनका क्या काम नहीं चल रहा, तो ये लोग और क्यों टहल रहे हैं बाहर। लेकिन वो सिर्फ कह रहे थे, वो स्वयं उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, वो खुद भी बाहर टहल रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें मालूम है कि क्या ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम गलती करते हैं। तो आज सड़कों पे जो भीड़ भाड़ दिख रही है, इतना राशन पानी की आवश्यकता नहीं है किसको। मैं भी कोरोना में बंद रहा हूँ, आप भी बंद रहे हैं, सब बंद रहे हैं। 1 या 2 बार महीने में राशन के लिए निकलने की आवश्यकता पड़ी, दूध वाला तो मिल जाता है घर पे, तो फिर हम बाहर क्यों टहल रहे हैं। घर में भी आमतौर पर लड़ाइयाँ सिर्फ इसकी होती है कि मैं नहीं, ये करे। जब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाएंगे तो इस तरह की समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो सकता है। अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य पूरे करना सीखना चाहिए। बिल्कुल, पहले कर्तव्य, कर्तव्यों का निर्वहन अगर सही है तो सब कुछ सही है। मनोज जी, आपसे बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे बातचीत का ये अवसर दिया। आप थे डॉक्टर मनोज अवस्थी। अपने जीवन में सीखे गए जो स्किल्स थे उनको इस समय किस तरह से, कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने सुना होगा। और आपने बहुत कुछ जनरलाइजेशन अपने साथ भी किया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कमोबेश हम भी कर रहे हैं। श्रोता साथियों, हम इस कार्यक्रम में आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहें और कोरोना से लड़ाई में जागरूक भी बने रहें। बचने के बहुत सारे उपायों के बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, तो एक और उपाय है, चूँकि हाथों को अनजान और अपरिचित सतहों को छूने से हमें बचाना है, और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी सतहों को छूते हैं, हम संपर्क में बहुत सारी चीज़ों के आते हैं जिन पर हमारा हाथ लगता है, वहाँ वायरस लगा हुआ हो सकता है। सावधानियां हम बरतते हैं, बार बार अपने हाथों को, यदि हम घर से बाहर हैं तो सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारे पास कोई ऐसा उपकरण हो जिसकी सहायता हमें मिल सके, हम हाथ उस पर ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब ऐसा उपकरण बन चुका है। दरवाज़ों के हैंडल, लिफ्ट के बटन, एटीएम के बटन, सामान के थैले, कार के दरवाजे का हैंडल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्पर्श करना ही पड़ता है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ सबके हाथ लगते हैं। अब एक छोटी सी चाबी जैसा एपरेटस है, साथ ही इसका नाम दिया गया है। ये आपकी इस समस्या का सुरक्षित और कारगर हल है। साथ ही पीतल से बना हुआ आपका एक सहायक यंत्र है, जिसकी सहायता से आप किसी भी सतह को अपने हाथ से स्पर्श किए बिना खींच सकते हैं, धकेल सकते हैं, दबा सकते हैं।
इसको प्रयोग करने से आपके हाथ किसी भी अनजान सतह से सीधे स्पर्श में नहीं आते और आप अपने आप को वायरस के संक्रमण के खतरे से थोड़ा दूर रख पाते हैं। ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, ये हमेशा आपके साथ भी रह सकता है क्योंकि इसका आकार जो है बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड या पैन कार्ड के बराबर है और बहुत सुविधाजनक तरीके से आपके वॉलेट में आ सकता है। ये जो कुंजी है चाबी के आकार का है, चाबी की शेप का है ये। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बड़े आराम से आपके जेब में, पर्स में या कीरिंग की तरह आपकी चाबी में लग सकता है। और चूँकि ये पीतल का बना है जो किसी भी अन्य धातु के मुकाबले अधिक जीवाणुरोधी है तो ज़्यादा कारगर भी है और आप इसे बड़े आराम से सैनिटाइज भी कर सकते हैं क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। पूरी तरह से ये स्वदेशी तकनीक है, भारत में ही निर्मित की गई है। दरवाजे के हैंडल में इसका हुक फंसा करके दरवाजे का हैंडल खींच सकते हैं। इसी हुक से आप लिफ्ट के बटन दबा सकते हैं या ड्रॉर खोल सकते हैं और बड़े आराम से इसे अपने पर्स में डाल भी सकते हैं। तो यदि आपको ये साथी कहीं भी मिले, चूँकि ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रोता साथियों, एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि हमें आजकल अपने थूक का इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं करना है। नोट गिनने में, पन्ने पलटने में, गेंद यदि हम खेल रहे हैं, गेंद थूक से चमकाते हैं लोग, वहाँ, डाक टिकट पर या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने में, इन सारी चीज़ों से हमें परहेज़ करना है क्योंकि थूक से ही संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों में थूक का इस्तेमाल किया गया होगा तो उन्हें स्पर्श करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करें या धो लें। विशेष तौर पर करेंसी नोट यदि आपके हाथ के संपर्क में आए हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों के संपर्क में या तो आने से बचें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, या फिर यदि ऐसी चीज़ों के संपर्क में आ ही गए हैं तो अपने हाथों को तुरंत धो लें। और धोने से पहले यदि धोने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो अपने हाथों को अपने मुंह से, चेहरे से थोड़ा सा दूर रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, यदि आप इन्हें अपना लेंगे तो कोविड के संक्रमण से बचने में अपना योगदान कर पाएंगे। एक आज खबर अखबारों में भी है और साथ ही हमने रेडियो के समाचारों में भी सुनी कि हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा इस बीमारी से लड़ने में बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी नाम आपने भी सुना होगा। और विशेष तौर पर कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए लोग, जो कोविड से ठीक हो चुके लोग हैं, उनका प्लाज्मा बेहद काम का है। तो यदि ऐसी कोई आपको जानकारी मिलती है कि प्लाज्मा डोनेट करना है किसी को, किसी कोविड के मरीज़ को बचाने में, तो कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके लोग अपने प्लाज्मा को डोनेट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप कोविड से पूरी तरह ठीक हो चुके हों, यानी कोविड संक्रमण के बाद आने वाली जो कमज़ोरी है वो भी आपके शरीर से जा चुकी हो, क्योंकि एक तो आपका शरीर पहले से कमज़ोर है और यदि आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो थोड़ी और कमज़ोरी आपको आ सकती है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, अच्छे से खान पान करें और फिर जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मुश्किल समय है, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि इस मुश्किल समय में जितना भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं उतना हमें करनी चाहिए। तो यदि प्लाज्मा डोनेशन की कहीं से भी आपको सूचना मिलती है या इस तरह का कोई प्लाज्मा बैंक बनने की कोई सूचना आपको मिलती है तो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, नंबर दे दें, तो ये मानवता के हित में बेहतर होगा। और अब चूंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, अपनी दोस्त तुलिका को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित ये कार्यक्रम मन में है विश्वास।